हेलो गाइस, वेलकम टू कौशिक नॉलेज हब सेकिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ पावर, मतलब जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ, उसकी पावर क्या क्या है। तो चलिए हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए गाइस, सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति होता है वो इंडिया का हेड होता है। जो हमारे इंडिया है उसका हेड होता है तथा एक प्राथमिक नागरिक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन भी होता है, मतलब कि जैसे जो सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है, लेकिन उनको वो खुद लागू नहीं करता, उन्हें उनकी परमिशन चाहिए होती है, जैसे काउंसिल ऑफ कमेटी तथा पार्लियामेंट। तो चलिए हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखो, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन दो विधि से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ये संसद के दोनों सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित जो दिल्ली व पुडुचेरी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। दूसरा होता है एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा, मतलब उसे कोटा पूरा करना होता है, वो हम पढ़ेंगे। देखो अभी इधर देखो, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब 53 अनुच्छेद 53 के अनुसार जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका औपचारिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री परिषद है वो कार्यपालिका का क्या है, वास्तविक प्रधान होगा। भारतीय संघ में राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है, मतलब एक तो यूएस का सम्राट, एक तो यूएस का राष्ट्रपति है और एक है किसका, ब्रिटिश का। जो हमारे राष्ट्रपति की तुलना की गई है तो किससे है, ब्रिटिश। वो एक राजा की तरह रहता है, ठीक है, जैसे प्रजा काम करती है वो एक राजा की तरह देखभाल करता है, राजा रानी जैसे रहते हैं ब्रिटिश में, उसके अकॉर्डिंग हमारे भारत का राष्ट्रपति है। यूएस से हम तुलना नहीं कर सकते। यूएस के राष्ट्रपति की हम तुलना करें तो हमारे इंडिया के पीएम से करेंगे, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रपति है उसमें वो अधिकार नहीं है जो यूएस के राष्ट्रपति के पास है, यूएस के प्रेसिडेंट के पास है। क्योंकि जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो उसके क्या है, ये कानून बनाना या कोई भी किसी भी ऊंची पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करना उसके नाम पर की जाती है, लेकिन वो कब करता है, जब काउंसिल ऑफ कमेटी उसे परमिशन देती है, कोई भी क्या जो बिल वगैरह वो स्वीकार कर ले, तब वो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति के काम से होते हैं। लेकिन जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो स्वयं देखभाल करता है। अब देखो, राष्ट्रपति पद की योग्यता है, मतलब जो राष्ट्रपति उसकी पद क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, वे भारत का नागरिक हो। ये तो है ही जरूरी, अगर वे राष्ट्रपति के लिए मतलब राष्ट्रपति बनना है और प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का, तो भारत का तो नागरिक होना जरूरी है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब उसकी आयु कितनी हो, 35 वर्ष। देखिए गाइस, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की उसके पास योग्यता हो। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए उसे ना तो भारतीय संसद अथवा विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो। अब देखो, अभी बताया था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन दो पद्धति से किया जाता है, एक तो है अप्रत्यक्ष और दूसरा है एकल संसदीय मत पद्धति। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत के पद्धति अनुसार होगा, जिसे एकल संवहनी पद पद्धति कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। देखो, जैसे न्यूनतम कोटा है, दिए गए वैध मतों की संख्या, मतलब जो वैध मत है, जो मतों की संख्या, मतलब जिन्होंने मत दिए, तथा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है। मतलब जो लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य, केंद्र शासित हो, उसको हम डिवाइड करें 1000 से। देखो, महाअभियोग,
अब देखो इसमें यह है कि जो राष्ट्रपति है अगर वो संविधान का उल्लंघन कर देगा, किसी भी कार्य को संविधान नहीं मानेगा कि ये कार्य ऐसे नहीं होगा, उल्लंघन करता है, तो उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग चलाकर उसे नष्ट किया जा सकता है तथा उसे उसके पद से उसके समय से पहले हटाया जा सकता है। देखो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महान अभियोग लगाकर उसे पद से हटा सकते हैं। यदि वो संविधान का जो उल्लंघन करेगा तो उसे उसके पद से हटा सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 रूप में बांटा, एक तो सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन जैसे वित्तीय शक्ति, शासन संचालन संबंधी, विदेशी क्षेत्रों में शक्ति तथा और संकटकालीन शक्ति आपातकालीन जो स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, वो कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार का समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। मतलब जो राष्ट्रपति है वो जो शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति, मतलब उनकी नियुक्ति करना तथा उनसे उनके पद को हटाना कि कोई भी उल्लंघन करता है या राष्ट्रपति को, जैसे लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री की परामर्श के अकॉर्डिंग। अब देखो राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति कर, जैसे IAS वगैरह है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखो तीसरा है शासन संचालन संबंधी शक्ति, मतलब शासन को चलाने के लिए जो संबंधी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी, उनकी नियुक्ति करना तथा नियंत्रक महालेखा करना, शक्तियों से संबंधित जो भी कार्य वो किसके द्वारा किया जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखो वैदिक क्षेत्र की शक्ति। देखो भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो हमारे भारत में है और ये भारत के बाहर जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जैसे कानून बनाना है या किसी भी पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट करना है, तो वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। विदेशों से संधियों समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा उसे अनुमोदन या मतलब जैसे स्वीकार नहीं किए जाए। मतलब जो हमारा राष्ट्रपति वो खुद से कोई काम नहीं करता, लेकिन US का राष्ट्रपति तो खुद काम करता है। वो मतलब जो हम जैसे हमारे इंडिया का जो राष्ट्रपति है वो उसके नीचे जो मतलब काम करते हैं उसको परामर्श देते। जैसे यही ले लो कि जब प्रधानमंत्री की परामर्श से क्या होती है, वो लोकसभा को भंग करता है, और प्रधानमंत्री से जो मंत्रिपरिषद होती है वो किस लिए बनती है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद बनती है। देखो सैनिक क्षेत्र में शक्ति। देखो राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। जब तक कि उसके संसद की अनुमति न हो, ना तो वो कानून बना सकता है, ना युद्ध की घोषणा कर सकता है, और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र के प्रशासन संबंधी अनेक शक्तियां प्राप्त है। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। अब देखो जो विधायी शक्तियां है उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। सदस्यों को मनोनीत करने, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, कितने सदस्य? 12। तथा वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय वर्ग के जो सदस्य 2, लोकसभा के 2 और तथा जो राज्यसभा के उनके 12, जिनको साहित्य, कला, विज्ञान का ज्ञान हो। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति हो गया है। देखो विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग। देखो यदि
संसद द्वारा स्वीकृति प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। मतलब कि कोई भी जैसे स्वीकृति प्रदान करने कोई भी विधेयक है तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति की मंजूरी से पार्लियामेंट में जाएगा। ठीक है, कोई भी विधेयक है वो सब, जैसे ये पार्लियामेंट है, ये राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इसकी मंजूरी से जो भी हमारा वो क्या है विधेयक, वो पहले इसमें जाएगा। जब मंजूरी होगी, मंजूरी होने के बाद अब जब संसद की अधिवेशन ना चल रहा हो तब इस टाइम में क्या है, मंजूरी में जब ये क्या है पार्लियामेंट है, जब इसकी स्वीकृति होने पर ये राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति उसे वापस कर सकता है अपने सुझाव देकर, फिर वो पार्लियामेंट द्वारा दोबारा बनाया जाता है। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास आता है। जब लेकिन राष्ट्रपति को उस पर साइन जरूरी करने होते हैं, चाहे वो उसे मंजूर हो या ना। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब आगे उसे कोई भी विधेयक पे पुनः विचार करना है तो पार्लियामेंट के पास लौटा देगा, लेकिन पार्लियामेंट द्वारा जब दोबारा उसे तैयार किया जाएगा तो वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति को मंजूर हो या ना हो तो उसे सिग्नेचर या स्वीकार करना जरूरी होगा। देखो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, मतलब अधिवेशन विघटित हो, उसका अधिवेशन नहीं चल रहा और आपातकालीन स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति क्या है, वो क्या कर सकता है, देखो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे। मतलब जब अधिवेशन ये प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे। लेकिन संसद को अगर ये कानून की मंजूरी मतलब पसंद नहीं आए तो उन्हें रद्द कर सकती है, समय से पहले रद्द कर सकती। अब देखो है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत की सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का वितरण रखवाएगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जाएगी। अब देखो, हमने पढ़ा था लोकसभा की शक्ति में और संसद की में कि जो वित्त मंत्री होता है वो लेखा जोखा करता है तथा लोकसभा की मंजूरी के बिना कोई भी काम नहीं किया जाता है। ये तो है ही। लेकिन लोकसभा में भी वो कब प्रस्तुत किया जाएगा, जब राष्ट्रपति की मंजूरी हो। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है जो लेखा करता है, लेकिन वो दूसरों के द्वारा भी जो है बजट वो पास करवा सकता है। जैसे जो हमारे इस साल का बजट है वो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने पास किया था। क्या होता है कि राष्ट्रपति देखता है कि सेंट्रल और स्टेट जो भी टोल टैक्स से जो पैसे कमाए हैं कितने सेंट्रल में जाएंगे और कितने स्टेट में जाएंगे। जो फाइनेंशियल जो कमीशन जो कंडीशन होती है वो राष्ट्रपति देखता है। ठीक है, तथा सीएजी एक होता है, सीएजी वो देखता है कि सरकार ने पैसा सही जगह खर्च किया है या नहीं। हर स्टेट कैसे गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट करना वो भी राष्ट्रपति जैसे कुछ भी सरकार से पूछ सकता है। अब देखो, जो राष्ट्रपति उसके पास एक इमरजेंसी फंड भी होता है। राष्ट्रपति के पास एक इमरजेंसी फंड होता है, लेकिन वो जो हमारी गवर्नमेंट सरकार से अलग होता है, वो गवर्नमेंट सरकार से अलग होगा, क्योंकि जिस फंड का जो उपयोग है, इमरजेंसी फंड का जो उपयोग है वो सिर्फ इमरजेंसी काम के लिए ही किया जाएगा। राष्ट्रपति के पास अलग से फंड होता है। देखो, न्याय शक्तियां। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। प्रेसिडेंट की जो क्या होता है कि वो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति भी प्राप्त की गई है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। मतलब न्याय शक्ति के अंदर भी जो राष्ट्रपति उसको एक न्याय शक्ति प्राप्त है कि जो भी अपराधी होता है या उसको सजा देखी जाए, मतलब कौन सी है, उस प्रकार के जो दंड है वो राष्ट्रपति द्वारा माफ किए जा सकते हैं या फिर उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।
देखो संकटकालीन अधिकार, देखो उद्घोषणा व्यवहार में प्रभाव में उपयोग में उद्घोषणा की मतलब जो विधि, देखो मूल संविधान के अनुसार 352 व्यवस्था की गई थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है, संसद की स्वीकृति के बिना भी। मतलब संसद का अधिवेशन ना चल रहा, अधिवेशन भी घटित हो, तो वो क्या है, अगर उसे समाधान हो जाए या उसे आशंका हो जाए कि भारी युद्ध होने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। गाइस, इंडिया में नेशनल जो इमरजेंसी 3 बार बनाई गई है, एक तो 1962 में, एक 1971 में और एक 1975 में। 1962 में इसलिए बनाई गई जब भारत पर चीन का वार हुआ। 1971 में पाकिस्तान, और तीसरे में जो फाइनल इमरजेंसी बनाई गई थी, इसमें युद्ध तो हुआ नहीं था, कोई और ही प्रॉब्लम थी, ये भी बताएंगे बाद में। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। मतलब 352 में अनुच्छेद के अनुसार ये हुआ था कि जो राष्ट्रपति है वो युद्ध की घोषणा कर सकता है अगर उसे आशंका हो जाए संविधान के बिना भी, लेकिन वो जब तक कि जो मंत्रिमंडल है जब तक उसे लिखित रूप में परामर्श ना दे। घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यकता होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यकता होगी। मतलब संसद की जो बहुमत है उनकी स्वीकृति आवश्यक है तथा 6 माह बाद भी इसे लागू रखने के लिए स्वीकृति आवश्यक। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल की जो घोषणा है वो समाप्त की जा सकती, राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाएगी वो लोकसभा के जो उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से समाप्त की जा सकती है। गाइस, वैसे अभी जो हमारा इंडिया है उसमें अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हुई है। देखो, राज्यों में सेवाधीन तंत्र के विफल होने में संकटकालीन व्यवस्था। देखो, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों से अनुसार नहीं चलाया जाता, वह उस राज्य के लिए संकट की घोषणा कर सकता है। मतलब किसी भी क्या है कि किसी भी राज्यपाल के द्वारा उस राज्य का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उसकी देखरेख नहीं कर रहा है, तो उसकी घोषणा संकट काल की घोषणा कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। संसद की स्वीकृति के बिना घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। वो संसद के बिना तो कर सकता है, पार्लियामेंट के बिना प्रेसिडेंट घोषणा कर सकता है, लेकिन वो जब तक वो 2 माह तक की है, जब तक संसद की स्वीकृति के बिना। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्यों में 6 माह के लिए राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि जिनमें भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम बार के संकट की घोषणा के लिए है। मतलब मैंने बताया है कि जो हमारा इंडिया उसमें अभी तक फाइनल इमरजेंसी नहीं हुई है, और इमरजेंसी के लिए एक अलग से कोटा होता है, एक अलग से फंड होता है राष्ट्रपति के पास, जिसका सिर्फ इमरजेंसी काम में ही
उपयोग लिया जाता है। तो गाइस आज तो हमने पढ़ा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं 10th क्लास के बेस पर पढ़ा रही हूँ, उससे ज़्यादा तो हम बुक्स में पढ़ भी सकते हैं। तो ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग है। थैंक यू।